गुड आफ्टरनून। चलिए, हमने जो एडीओ की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। आज हम पार्ट 3 को समझेंगे और पार्ट 3 के बाद हम जानेंगे पार्ट 4 ए तक, यानी कि मौलिक कर्तव्य तक के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और पहले एक बार देख लेते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, उसे एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में देखा था पार्ट 1, जिसे हम भाग 1 भी कहते हैं। ठीक है, तो भाग 1 क्या है? आपका यूनियन एंड टेरिटरी, यानी कि संघ और उसके क्षेत्र, यानी भारत और भारत का क्षेत्र। तो इससे क्या पता चलता था हमें कि बाउंड्री क्या है हमारी, मतलब हमारी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक है, हमारा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। पार्ट टू बताता है नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, नागरिकता के बारे में। तो जैसे मैंने बताया था कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, कैसे कनेक्टेड हैं? तो जैसे शुरुआत में आपको अपने प्रभुत्व दिखाने के लिए जमीन लेना होता है, जैसे आप दिखाते हैं ना कि भाई ये मेरा क्षेत्र है, कैसे किसी को बताएंगे? तो कोई एक जमीन खरीदेंगे तो बताएंगे ना कि ये मेरा एरिया है। तो उसके बाद फिर आप उस एरिया पे अपना पावर दिखाते हैं, यानी कि वो आपका है। ये कैसे बताते हैं? सिटीजनशिप के मामले में। जैसे मतलब अगर वो जमीन आपका है तो आप कैसे दिखाएंगे? कागज के थ्रू, कि देखो भाई ये वाला कागज, ये जमीन के कागज मेरे पास है। वैसे ही भारत के लोगों को बताने के लिए कि ये भारत के लोग हैं, नागरिकता का कागज दिखाते हैं, मतलब नागरिकता मिलती है। ठीक है, और फिर आता है पार्ट 3 जो आज हम स्टार्ट करेंगे। जब आपको बता दिया गया कि ये आपका क्षेत्र है, तो उसके बाद आपके कुछ अधिकार दिए जाएंगे आपको। तब आता है फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार। मौलिक क्यों है? क्योंकि मूलभूत तरीके से आपके जीवन को जीने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है वो आपके लिए मौलिक है। ठीक है, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके लिए ये अधिकार आपको प्रदान किए जाते हैं भारत की सरकार के द्वारा। ठीक है, इसी में बहुत, जब आप लोग बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेचुरल राइट यानी प्राकृतिक अधिकार भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है यानी संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है, लीगल राइट यानी विधिक अधिकार होता है। तो उसी में से एक है आपका मौलिक अधिकार। तो चलिए आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मौलिक अधिकार। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे कितने पार्ट्स दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे पास 22 पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। ठीक है, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी यूनियन एंड टेरिटरी। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक मेंशन है? आर्टिकल मेंशन है 1 से 4 तक। ठीक है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 किसका पार्ट है? पार्ट 1 का। 5 से 11, 5 से 11 किसका पार्ट है? सिटीजनशिप यानी नागरिकता का। और फंडामेंटल राइट 12 से 35। वैसे आगे बढ़ते हुए डीपीएसपी 36 से 51। ये आप लोग पॉज, जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो रिकॉर्डिंग को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा एक बार पूरा। ठीक है, वैसे तो नोट्स में हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे ही, पर साथ ही आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है पार्ट 16 आपका स्पेशल रिलेशन। उसके बाद अगले पेज में पार्ट 22, यहाँ पे जाके यानी टोटल 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हालांकि ये 400 से ज़्यादा हो गए। कैसे हुए हैं? क्योंकि अंदर में आर्टिकल्स का ख ग घ यानी ABCD करते हुए बहुत सारे आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए हैं। इसीलिए जो आर्टिकल्स के एक्चुअल नंबर है वो 395 ही है, और एक्चुअल पार्ट यानी भाग जो दिया हुआ है वो 22 ही है, लेकिन वो 22 से ज़्यादा होके 24 हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा शेड्यूल यानी कि आपकी अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची है आपकी पहली से लेके 12वीं तक। पहली से 8वीं तक हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, फिर 9, 10, 11 और 12 बाद में समय के साथ हमने एडॉप्ट किया। ठीक है, तो पहला सूची हमने देखा था क्योंकि ये आर्टिकल 1 से रिलेटेड था। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। ये देखिए टोटल 12 शेड्यूल है म्यूनिसिपालिटी तक। ठीक है,
अनुसूची कितनी है? 12। तो आपको याद क्या रखना है? टोटल 22 भाग हैं हमारे संविधान में। उसके अलावा हमारे 395 आर्टिकल मेंशन है हमारे संविधान में, और 12 अनुसूची यानी 12 शेड्यूल्स हैं हमारे संविधान में। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आपको मैं एक बार और रिवाइज करवा दूं कि हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में क्या क्या देखा था। पार्ट 1 में हमने देखा था सबसे पहले आर्टिकल 1। ठीक है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत या इंडिया, जिस भी नाम से आप पुकारना चाहे पुकार सकते हैं, इंडिया और भारत एक ही है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत लिखा ना, तो इंडिया इज इक्वल टू भारत, दोनों नाम सेम है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट यानी हम राज्यों के संघ हैं जो कि अटूट है। हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, उसके राज्य तो हमसे टूट के अलग नहीं हो सकते। अमेरिका में ये चीज़ पॉसिबल है कि उनके राज्य जो हैं वो देश से अलग हो सकते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ भारत में ये सुविधा प्रदान नहीं की गई है किसी भी राज्यों को। फिर आता है बारी आर्टिकल 2 का। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 लगभग सेम है, एक साथ लिख देता हूं। फर्क इतना है, आर्टिकल 2 कहता है कि नए, ठीक है, कोई नए क्षेत्र को आप क्या कर रहे हैं? राज्य का नाम दे रहे हैं या राज्य बना रहे हैं, तो यानी कि न्यू एस्टेब्लिशमेंट लिखा है, कुछ भी नया। ठीक, कुछ भी नया जो हम बनाते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद बारी आती है आर्टिकल 3। ये उनको नया बनाने की बात करते हैं जो पहले से हैं देश में। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी जो पहले से हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास तेलंगाना है, आंध्रा है। ठीक है, तो पहले आंध्रा था, आंध्रा से हमने तोड़ के तेलंगाना बनाया। बिहार था, झारखंड बनाया। ठीक है, उसके अलावा हमने दमन दीव और दादरा नगर हवेली को जोड़ के एक बना दिया। हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तोड़ के 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पार्लियामेंट यानी संसद के पास ये शक्तियां हैं कि वो कर सकती है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 3 है इसमें बस एक चीज़ लिखा रहता है, ये याद रखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या जब हम राज्यों के नाम बदलते हैं, राज्यों की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यानी पार्लियामेंट संसद करती है, तो क्या उस समय उनसे अनुमति लेने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? तो उनसे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, उन्हें बताया जाता है कि देखिए, उनको रिफर किया जाता है बेसिकली। ठीक है, स्टेट्स को रिफर कर दिया जाता है, पर वो रिफर जो हमने किया है, जैसे मान लीजिए कि कल को छत्तीसगढ़ से एक नया राज्य का निर्माण करना हो या छत्तीसगढ़ राज्य का नाम बदलना हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा का बदलाव करना हो, कुछ भी करना हो जो पहले से राज्य बने हुए हैं उनमें, तो अगर छत्तीसगढ़ के साथ करना होगा तो छत्तीसगढ़ को यानी कि विधानसभा को भेजा जाएगा एक प्रस्तावना जो कि पार्लियामेंट में आया है। ठीक है, जो तो उस प्रस्तावना को देखेंगे और उसके ऊपर हामी या नामी जो भी है वो भर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति और पार्लियामेंट इसे माने। ठीक है, ये इसे मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। मानना या नहीं मानना कि भाई आपने जो हमें सजेशन दिया, जो हमारे लिए आपने बातें कही हैं राज्यों ने, जिस राज्य के ऊपर हम चेंजेस कर रहे हैं, तो वो मानना या नहीं मानना प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के ऊपर बाध्य नहीं होगा। ठीक है, बाध्यकारी नहीं होगा। प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट फिर रेफर करेंगे स्टेट को, लेकिन वो रेफरल बाध्यकारी नहीं होगा। इतना याद रखिएगा, क्या नहीं होगा? बाध्यकारी। मतलब अगर बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बोले वो मानना ही होगा। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 3। और आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि जो आपने 2 और 3 में चेंजेस किए ना, उन्हें बचाव कहाँ से मिलेगा, या उसमें जो चेंजेस किए वो कहाँ लिखे जाएंगे। तो वो बोलता है कि आर्टिकल 4 कि शेड्यूल 1 और 4, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में, यानी अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में हमें परिवर्तन करना होगा।
शेड्यूल एक क्या कहता है कि यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं राज्यों के, ठीक है, राज्य के नाम या यूनियन टेरिटरी यानी हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे हुए हैं। तो जब भी आप उनको चेंज करेंगे, या तो नाम चेंज कर रहे हैं या उनकी प्रकृति चेंज कर रहे हैं, तो उसे यहाँ से बदलना होगा आपको, ठीक है। तो बदलेंगे कहाँ से, या तो आर्टिकल 2 के माध्यम से या आर्टिकल 3 के माध्यम से, पर उसे लिखना कहाँ होगा आपको, पहली अनुसूची में। उसके अलावा शेड्यूल 4 यानी चौथी अनुसूची क्या कहती है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा, ठीक है। तो अब राज्यसभा कैसे बनती है, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, मेंबर्स चुने जाते हैं एमएलए के द्वारा। तो एमएलए जब भी चुने जाएंगे तो कहाँ, किसी स्टेट से ही चुने जाएंगे। तो अगर स्टेट की प्रकृति चेंज हो रही है यानी उस एरिया का जहाँ से एमएलए और एमपी चुने जा रहे हैं, राज्यसभा के एमपी, वो भी तो चेंज हुई होगी ना। तो उसे चेंज करने के लिए, वहाँ पे चेंजेस जो है उसे अंगीकृत करने के लिए, उनसे लिखने के लिए हम शेड्यूल 4 में लिखते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारे भाग 2 पार्ट 2 की, ठीक है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए है जो शुरुआत में यानी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लागू हुआ था, तब उस समय की स्थिति में जो लोग थे उनके लिए आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 तक प्रावधान देता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 कहता है कि 1950 के बाद के लोगों को जो इनमें इंक्लूड नहीं है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 के बीच में, उनके लिए हम कैसे उन्हें नागरिकता प्रदान करेंगे। तो नागरिकता प्रदान करने के लिए आर्टिकल 11 के माध्यम से पार्लियामेंट को यानी संसद को ये शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वो संसद को ये शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वो क्या करेगा, वो नए नियम या कानून बनाएगा जिसके माध्यम से आपको नागरिकता दी जा सकती है, आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। तो इसके जो अभी नए प्रावधान है वो लिए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता कानून 1955 के माध्यम से। यानी अभी जो भी लोग अब जो भी बनते हैं नागरिक, वो इसी में संशोधन के द्वारा जो भी नए नियम लागू हो चुके हैं उनके माध्यम से होते हैं। तो जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, इसके माध्यम से 5 तरीके हैं जिनके माध्यम से आपको नागरिकता प्रदान की जाती है। और छीनने की जो प्रक्रिया है ये 3 तरीकों से होती है। ठीक है, 5 तरीकों से प्रदान करना, 3 तरीकों से देना, ये मैंने आपको कल बता दिया था। बाकी एक बार और बता देता हूं। जन्म के आधार पे, ठीक है, पूर्वजों के आधार पे यानी डिसेंट के आधार पे। तीसरा है आपका पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन के आधार पे। नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिकरण के आधार पे। और एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी यानी आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 और 3। ठीक है, आर्टिकल 1 में भी लिखा हुआ है कि हम जो हमारा क्षेत्र है वो फिक्स नहीं है, हम इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो बढ़ाने की बात की गई है, तो जो हम नए एरिया को कभी भी अपने अधीन करते हैं, मान लेते हैं कल को कोई एक नए एरिया को भारत के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उस एरिया के रहने वाले लोगों को भी तो सिटीजनशिप या नागरिकता प्रदान करनी होगी। वो यही इसी माध्यम से होता है। यहाँ से 5 तरीके हैं: बर्थ यानी जन्म, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण, पंजीकरण प्राकृतिक तौर पे प्राकृतिकरण से, और इसके अलावा डिसेंट यानी पूर्वजों के द्वारा। यानी आपका जन्म नहीं हुआ मान लेते भारत में, लेकिन आपके पूर्वज, आपके माता पिता या आपके दादा दादी,
कोई भारत के नागरिक थे तो उस केस में आपको भी नागरिकता दी जा सकती है। और इसके अलावा एक और तरीका होता है एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। इसके अलावा 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। पहला, आपसे रिनंसिएशन के द्वारा, यानी कि आपने खुद ही स्वेच्छा से क्या किया, अपना सिटीजनशिप या नागरिकता त्याग दिया, ठीक है, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, बिना किसी के दबाव से, बिना किसी इन्फ्लुएंस से, आपने अपनी स्वेच्छा से त्याग दिया कि आपको नागरिकता नहीं चाहिए भारत की। हालांकि आपने अभी किसी और की ली हो ना ली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने पहले ही त्याग दिया। दूसरा, अगर आप सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते किसी और देश की, एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है, एकल नागरिकता यानी कि भारत में सिर्फ एक नागरिक एक देश का ही नागरिक कहला सकते हैं, यानी भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। किसी और देश की नागरिकता अगर आपने ली तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, भारत की नागरिकता। और तीसरा है कोई इलीगल मीन के थ्रू, यानी कि कोई आप गलत गतिविधियों में पाए जाते हैं, लिप्त पाए जाते हैं, गैर कानूनी, ठीक है। ये था हमारा प्रीवियस रिवीजन। चलिए अब बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। देखिए ये सारे आर्टिकल्स हैं, आपको ये आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप इनसे पढ़ सकते हैं। ये हिंदी में है, इंग्लिश वालों के लिए भी दिए जाएंगे, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। बाकी आप हिंदी वाले ये घबराइए नहीं कि आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, हिंदी में भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको पूरा डेटा, ठीक है। तो ये हिंदी में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अब जानते हैं मूल अधिकार, जो हमने कल 12 और 13 देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो हमने आर्टिकल 12 देखा था और आर्टिकल 13 देखा था। फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, मौलिक अधिकार भाग 3 का है, यानी पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य, यानी पार्ट 4A। क्यों नहीं मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकार के तुरंत बाद आया, इसका कारण मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब हम ये सब समझ लेंगे। चलिए देखते हैं आर्टिकल 12 क्या कहता है। ये परिभाषा देता है प्रशासनिक। हमने आर्टिकल 1 में क्या देखा था, हमने आर्टिकल 1 में देखा था वो परिभाषा जो कि भौतिक है, यानी फिजिकल है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन, यानी परिभाषा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी कि प्रशासनिक है, ठीक है, प्रशासनिक है। प्रशासनिक के कहने का मतलब क्या है कि इनमें दिए गए जो भी लोग हैं, मतलब जो भी इसके अधीन आते हैं, राज्य की परिभाषा में, जो भी राज्य की परिभाषा में आएंगे वो सब आपसे आपका मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते, ठीक है। उनके ऊपर ये पावर दिया गया है कि ये आपसे अधिकार नहीं छीन सकते। अगर ये आपसे छीनेंगे तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 13 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भैया गवर्नमेंट, यानी जो स्टेट है, जो परिभाषा दी गई है राज्य की आर्टिकल 12 में, उन लोगों ने मेरा मौलिक अधिकार हनन किया है। कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं एक्सेप्शन, जिनको छोड़ दिया जाए, पर नॉर्मल तरीकों में आपसे आपका मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता। तो देखिए एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, कि स्टेट के अंदर कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो स्टेट के अंदर कौन आएगा, याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। हमें पता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 ही स्तंभ होते हैं, 3 ही पिलर होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की। तो इन पिलरों को, यानी इन तीनों को आप जहां भी यूज करेंगे, इन्हीं तीनों के माध्यम से आप क्या करेंगे, प्रशासन करेंगे। तो अगर प्रशासन में राज्यों को आपको याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद नहीं है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट आता है कि नहीं आता है। देखिए
परिभाषा में क्या दिया है कि भारत की सरकार संसद, ठीक है, यानी पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, उसके अलावा प्रत्येक राज्य स्टेट की सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट और विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके अलावा जो आपके लोअर लोकल बॉडीज होते हैं, ठीक है, वो, और उसके अलावा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, स्थानीय, और साथ में होगा आपका, हाँ, नियंत्रण के अधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकारी यानी कि अदर गवर्नमेंट कंपनीज भी, ठीक है। तो इसको याद कैसे करिएगा, तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा पहला पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा था, ठीक है। दूसरा क्या लिखा था, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, है ना, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधायपालिका, ठीक है ना, विधान पालिका। उसके अलावा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव आपका पार्लियामेंट, ठीक है, यानी बेसिकली सेंट्रल पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में राज्यसभा या लोकसभा दोनों, यहाँ भी दोनों, ठीक है, विधानसभा और विधानमंडल जहाँ है। तो यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, लेजिस्लेटिव दिख रहा है और एग्जीक्यूटिव दिख रहा है, कार्यपालिका करने के लिए गवर्नमेंट और विधान बनाने के लिए विधायिका, ठीक है, पार्लियामेंट। तीसरा लोकल बॉडी यानी कि आपका पंचायत 3 टियर में, ठीक है, जिला पंचायत हो गया, फिर उसके अलावा और कौन से पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब भी तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ही तो है, यहाँ भी आपको लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दिखेगा। इसके अलावा चौथा चीज देखिए, चौथा चीज मैंने क्या कहा था, भारत के अधीन कंपनियां जो भारत के लिए काम करती होगी, यानी वो क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, कार्य करे ना आप आपके लिए। तो यहां कहीं आपको जुडिशियरी दिख रहा है, जुडिशियरी नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशियरी यानी कि जुडिशियल फंक्शन करने के समय, ठीक है, जुडिशियरी में भी 2 चीजें होती हैं। अगर जुडिशियरी का एग्जीक्यूटिव ब्रांच उसकी बात की जाए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच की, यानी जुडिशियरी जब नॉर्मल कार्य करती है, जैसे आपके लिए आपका कोई मतलब ऑफिशियल कुछ चीज़ बनाना हो गया, ठीक है, आपका मान लेते हैं कि आपका दस्तावेज बनाना हो गया, इस तरह की चीज़ों करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जुडिशियरी का जब एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो वो स्टेट का पार्ट होगा। यानी मान लीजिए कि आप कल को अपने लिए कुछ दस्तावेज बनवाने गए और वहां पे धांधली हो रही है आपके साथ, जिससे आपका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे सीधे, या किसी भी कोर्ट जा सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन जुडिशियरी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ने किया। लेकिन जुडिशियरी का जुडिशियल ब्रांच कभी भी स्टेट के अंदर नहीं आता है। ऐसा क्यों? देखिए, आपने देखा ना कि कई बार मौत की सजा सुनाई जाती है, तो अगर ये स्टेट के अंदर आ जाए, ठीक है, जो परिभाषा 12 में दी गई है, तो अगर जुडिशियरी यानी न्यायपालिका स्टेट के अंदर आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये मौत की सजा दे ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि आर्टिकल 21 का हनन हो जाएगा सीधे सीधे। तो ऐसे केस से बचाव के लिए जुडिशियरी को रखा गया है स्टेट की डेफिनेशन से बाहर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से, एडीओ के एग्जाम में ही पूछा है, व्यापम के दूसरे एग्जाम से पूछा गया है कि स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशियरी आता है या नहीं आता है। तो जहां पे भी जुडिशियरी लिखा हो और जुडिशियरी का जुडिशियल फंक्शन लिखा हो, वो नहीं आएगा, जुडिशियरी का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आएगा। तो ये तो हो गया, आपको याद रखना है, एल एंड ई जहां होगा वो स्टेट के अंदर आएगा, जुडिशियरी नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि स्टेट में जब भी कोई लॉ बन रहा है और वो अगर लॉ जो है ये आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, यानी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन या मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उस केस में एक आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सीधे सीधे खटखटा सकता है।
इसकी पावर दी गई है आर्टिकल 32 में। ठीक है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 को भी बचाता है और आर्टिकल 32 को भी बचाता है। ये थोड़ी देर में जब आप और डेप्थ से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप लोग को ये सारी चीजें जानने बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। नॉर्मल तरीका है कि आर्टिकल 13 जो है ना, सारे फंडामेंटल राइट्स का बचाव करता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में बोलता है कि अगर कोई वायलेट कर रहा है, यानी कोई हनन कर रहा है, जो राज्य की परिभाषा दी गई है 12 में उसके तहत, और वो राज्य कोई भी ऐसा लॉ बना रहा है, कोई भी चीजें दे रहा है, उसके माध्यम से आपका अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है लॉ के अंदर। अब बेसिकली लॉ तो बोल दिया, पर ये लॉ है क्या, किस चीज को लॉ बोला जाएगा? तो लॉ यानी विधि जो है, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए, विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है? अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। आगे पार्लियामेंट के चैप्टर में हम जानेंगे कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। आदेश यानी ऑर्डर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर देती है। उपविधि, कोई सब्सटेंसिव लॉ, ठीक है, सब्जुगेट लॉ, कोई नियम, रूल, कोई विनियमन, रेगुलेशंस, कोई अधिसूचना, कोई इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट दे रही हो, यानी जो स्टेट दे रहा हो, आर्टिकल 12 में। ठीक है, कोई रूढ़िवादी विचारधारा, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स, कि भैया ये काम सिर्फ और सिर्फ महिला करेंगे, ये काम सिर्फ और सिर्फ पुरुष करेंगे, ठीक है, ये काम और कोई नहीं कर सकता, ये काम और कोई नहीं कर सकता, तो ये चीजें गलत है। अगर वो काम दूसरे कर सकते हो और अगर उन्हें नहीं करने दिया जा रहा हो सिर्फ विचारधारा के कारण, तो वो भी गलत है। ऐसी प्रथाएं, ठीक है, ऐसी प्रथाएं जो कि क्या है, गलत, जैसे सती प्रथा गलत है, तो सती प्रथा बंद कर दी गई। लेकिन कल को अगर गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है जिसमें सती प्रथा को मान लिया जाए कि नहीं सही है, तो वो लॉ क्या कहलाएगा? गलत कहलाएगा, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, यानी उसे खारिज कर देगा, उस नियम को, उस लॉ को, उस विधि को समाप्त कर देगा। ठीक है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये था आर्टिकल 13। अब हम जानते हैं बेसिक हमारा फंडामेंटल राइट जो ह्यूमन को मिलता है। अभी तक तो हमने देखा कि ये क्या होता है और कौन किससे आपको बचाव करवाना है। अब जानते हैं आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक, क्योंकि ये कॉमन आदमी के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक कॉमन पीपल के लिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए, टोटल हमारे पास कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके अंदर ही आर्टिकल्स के थ्रू अलग अलग डिफिनेशन दिया हुआ है, पर अगर मौलिक अधिकार को गिना जाए एक पूरा अम्ब्रेला टर्म में, अम्ब्रेला यानी एक बड़े डब्बों में लिखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या? सबसे पहले आपको मिलेगा राइट टू, राइट, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, टोटल 6 चीजें। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखिएगा। सबसे पहले आप किसी भी कोई इंसान को सबसे पहली जरूरत क्या होती है? बराबरी की, तो राइट टू इक्वालिटी आएगा। सबसे पहले बराबरी दोगे ना समाज में, तभी तो लोग क्या करेंगे। उसके बाद आजादी आती है, फ्रीडम। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद आता है आजादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। जब फ्रीडम हो गया तो उसके बाद क्या हो गया? जब आपने बराबरी कर दी, आजादी दे दी, फिर अब आप देखेंगे कोई किसी का के ऊपर अत्याचार ना करे, यानी किसी का शोषण ना करे, तो एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, इसके बाद क्या है? जब ये सारी चीजें होगी तब इंडिविजुअल अपने धर्म के प्रति कुछ चीजें करेगा। तो फिर राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार, कि आप धर्म को कैसे मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कल्चरल राइट। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, माइनॉरिटीज का कल्चरल एंड एजुकेशन।
यानी सांस्कृतिक और आपका पढ़ाई। ठीक है, संस्कृति और पढ़ाई दो महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है जिसके माध्यम से आप माइनॉरिटीज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। माइनॉरिटीज यानी जो कम हो, तादाद में कम हो। ठीक है, हम जानेंगे माइनॉरिटीज किस बेसिस पे गिनी जाती हैं, क्या होती हैं थोड़ी देर बाद। फिर छठवां जो अंतिम है वो आपका इंपॉर्टेंट टर्म क्या कहलाता है, सिक्स्थ और इंपॉर्टेंट, ये आएगा आपका रेमेडी का, यानी कि बचाव। तो यही था आर्टिकल 32। ठीक है, अब इन सबको आर्टिकल में बांट लीजिए। अभी तो आपको ये याद हो गया कि भाई सबसे पहले आज़ादी, सबसे पहले क्या दीजिए, बराबरी दीजिए, समानता दीजिए, फिर आज़ादी दीजिए, फिर किसी का शोषण ना हो ये तय करिए, उसके बाद आप धर्म के ऊपर जाइए, फिर धर्म के बाद माइनॉरिटीज को दीजिए पावर, और लास्ट में इन सबसे बचाव का पावर दीजिए कि भाई बचाव कैसे करेंगे। तो इक्वेलिटी के लिए आर्टिकल 14 से लेके 18, फिर फ्रीडम के लिए आर्टिकल 19 से लेके 22, फिर आर्टिकल 23 और 24, रिलीजन का आर्टिकल 25 से लेके 28, और लास्ट में आता है आर्टिकल आपका 29 और 30। ठीक है, और 32, 31 जो है वो खत्म हो चुका है। पहले 7 हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार थे, अब संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना, राइट टू इक्वेलिटी यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम आज़ादी का अधिकार, उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण से बचाव, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, फिर राइट टू रिलीजन यानी धर्म का अधिकार कि आप धार्मिक आस्था कैसे दिखाते हैं, क्या क्या करते हैं। इसके अलावा आता है फिर माइनॉरिटीज का अधिकार और राइट टू रेमेडी यानी बचाव कैसे करेंगे। तो चलिए इन सबको देखते हैं आर्टिकल्स के माध्यम से। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समान, ठीक है, समानता, मतलब आप सब, मैं, आप, जो भी भारत के नागरिक हैं वो सब क्या होंगे, विधि के समान बराबर होंगे। इसे ही कहते हैं हम इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि नियम के सामने सब लोग बराबर। इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई नियम बन रहा है तो ये नहीं दिखेगा कि आप अमीर हैं गरीब हैं, आप ऊपर हैं नीचे हैं। ठीक है, आप मेल हैं फीमेल हैं। अगर वो नियम उस एज ग्रुप के लिए फिट बैठता है तो वो आपको के ऊपर लागू होगा। यानी कि अगर मौत, आपने किसी का मर्डर किया, ठीक है, तो मर्डर का सजा अगर हीनियस क्राइम में काउंट होता है तो ये नहीं देखा जाए कि किसने किया है। ठीक है, अगर वो नियम के अधीन आता है वो इंसान, तो उन सबको वो सजा दी जाएगी। यानी कि अगर 15 साल का, सॉरी 18 साल का लड़का मारता है, किसी का मर्डर करता है, या 20 साल का लड़का करता है, या 25 साल का लड़का, सिमिलरली 25 साल की लड़की भी करती हो, तो 25 के लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। अगर कत्ल किया है या मर्डर किया है तो उन्हें सेम सजा होगी। यानी कि सेम नियम, सेम इंसान, सब कुछ सेम होगा, यानी सब लोग समान हो। इसी का दूसरा प्रारूप है प्रोटेक्शन। ठीक है, इक्वल, एक तो आ गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और एक इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मैंने बता दिया कि विधि के समक्ष समानता, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी कहता है कि भाई ऐसी जगह देखिए जहां पे लोग क्या हों, अगर एक समान ना हो। यानी कि अगर किसी 15 साल के लड़के ने मर्डर किया है, ठीक है, 15 या 12 मान लेते, 12 साल की लड़की ने किया, चलिए छोटा लड़का लेते हैं, और एक 25 साल के, तो क्या नियम अगर मौत के लिए, किसी के मर्डर करने के लिए सेम है, तो क्या दोनों को सेम सजा देनी चाहिए। यहां पे आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि समान बचाव करना। ठीक है, तो दोनों का सर्कमस्टांसेस देखा जाएगा, दोनों का कारण देखा। क्या छोटा बच्चे जानबूझ के थोड़ी मर्डर करेगा किसी का, सोच विचार के कि भैया आज तो इसका मर्डर करना ही है, ऐसा नहीं होता है। मान लेते कि कहीं आपने बंदूक रख दी हो, कहीं गलती से उसने दबा दिया, किसी और कारण से गलती से किसी का मर्डर हो जाए, ठीक है, अब ये छोटा है तो इस नादान है, नाबालिग है, समझ नहीं है, तो क्या इसे भी इसी की श्रेणी में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो इन दोनों जगहों के लिए आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन, इतना ही याद रखना है आपको, इससे ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे यही चीज़ पूछी जाएगी कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समान सब लोग बराबर है। ठीक है, फिर बारी आती है आपकी आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी चीजें हैं आर्टिकल 15 में? 5 चीजें, 5 थिंग्स। ठीक है, एक रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यही 5 चीजों के आधार पे आपको बराबरी दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और किसी चीज में नहीं। डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है। ठीक है, कि इन 5 चीजों के अलावा आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, बाकी इन 5 चीजों के बिना पे ओनली लिखा होगा। ठीक है, ओनली, सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीजें। देखिए, धर्म, मूल वंश यानी कि रेस, जाति, कास्ट, लिंग यानी कि सेक्स और जन्म स्थान प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर विभेद यानी डिस्क्रिशन आपका बीच में किया जाएगा, लेकिन इसके बीच में आपका डिस्क्रिशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपके बीच में अंतर नहीं किया जा सकता, मतलब कि आपको इस रूप से नहीं रोका जा सकता कि आप एक धर्म को बिलोंग करते हैं। यानी मान लेते हैं कि ये शैक्षणिक संस्थान है, कोई स्कूल है या कॉलेज है, तो उसमें किसी मुस्लिम को नहीं लिया जा सकता, ऐसा नहीं कर सकते। वो अगर आना चाहता है पढ़ेगा, हिंदू अगर हिंदू आना चाहता है तो आ सकता है, पढ़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ें उसमें एक्सेप्शंस होती हैं जो आगे हम पढ़ेंगे धर्म के आधार पर जनरल वे में बोला जाए तो कई जगह ऐसे जो पब्लिक चीज़ें होती है, जो पब्लिक के लिए खुली हुई हैं, वैसी जगहों पे आप धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे यानी महिला पुरुष के आधार पे, जन्म स्थान यानी कि आप मतलब नॉर्थ ईस्ट या साउथ या ईस्ट या वेस्ट, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? सिर्फ पब्लिक प्लेसेस में। पब्लिक प्लेसेस यानी मंदिरों में, ठीक है, गुरुद्वारों में, जैसे जहाँ जहाँ लोग जाते हैं, पार्क में, सिनेमा घरों में, ऐसी जगहों पे इन 5 चीज़ों से के आधार पे आपके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपके बीच में विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 5 चीज़ें ही हैं, और कोई तरीका हो सकता है आपको विभेद करने का, लेकिन ये 5 चीज़ों के आधार पर अगर आपको रोका जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और ये कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट की बात हो रही है, मतलब स्टेट आपको इन बेसिस पे रोक नहीं सकता है। नॉर्मल इंसान रोक सकता है, हो सकता है कि भाई मेरा प्राइवेट मंदिर है तो मैं किसी और को रोक दूं कि नहीं नहीं आप नहीं आ सकते, लेकिन जहाँ पब्लिक की बात आती है, जो लोगों के लिए खुला हुआ है सरकार के द्वारा, ठीक है, जहाँ सरकार ने अनुमति दे रखी है कि लोग जाना ना कर सकते हैं, वैसी जगहों पे आप इन बिना पे, इन 5 बिना पे भेद नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बारी आती है आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की बात होती है तो आप सबको एक समान रखा जाएगा। किन बिनाओं पे? जो आपने धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पे, ठीक है, किसी एक या किसी सबको मिला के, ठीक है, ये याद रखिएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान। यहाँ पे क्या चीज बढ़ गया? वहां हमने देखा था धर्म, ठीक है, मूल वंश यानी रेस, जाति यानी कास्ट, लिंग यानी सेक्स, जन्म स्थान यानी प्लेस ऑफ बर्थ। इसके साथ 2 चीज और, ओरिजिन, आपका ओरिजिन कहाँ से है और आपका निवास कहाँ है, रेसिडेंस कहाँ है। इसके बिना पे आपको क्या किया जा सकता है? रोका नहीं जा सकता है। मान लेते हैं कि मेरा ओरिजिन इंडिया में किसी और एरिया से है, पर मैं छत्तीसगढ़ में जॉब करना चाहता हूँ, तो मुझे रोका नहीं जा सकता है कि इस बिना पे। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें एक्सेप्शंस होंगी, जैसे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कि भाई हम रेसिडेंट लोगों को बेनिफिट देने के लिए अपना ये जॉब क्रिएट करें, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। पर
वो चीज़ें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको नहीं रोका जा सकता। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं CGPSC की या UPSC की, तो उस बिना पे ओरिजिन और रेसिडेंस के हिसाब से भी आपको रोका नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एप्लीकेबल होंगे, वहाँ सब जगह सबको एक समान अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, यानी सबके लिए एग्जाम का फॉर्मेट सेम होगा, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होंगे। ठीक है, सारी चीज़ें सेम होगी, सिलेबस सेम होगा एग्जाम में। बस कुछ चीज़ें एक्सेप्शन दे दी जाती हैं, जैसे माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आता है बात कि भाई कई लोग को सवाल होता है कि भाई जब ऐसा है समानता देनी है तो फिर SC ST OBC या अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर EWS ऐसी चीज़ें क्यों लाई गई। तो वैसे चीज़ों को हमने लिया था क्योंकि हमें एम्पावर करना था, अपलिफ्ट करना था उन माइनॉरिटीज, उन वंचित लोगों को जिन्हें मौका नहीं मिला है कई सालों से। तो जब समानता आ जाएगी, यानी आर्टिकल, आपको मैंने बताया कि जो हमारा आर्टिकल 14 से 18 है, ये क्या देता है, समानता का अधिकार। तो समानता जब आ जाएगी तो अपने आप ही ये चीज़ें फिर ध्यान में नहीं आएंगी लोगों के। ये था हमारा आर्टिकल 16। अब देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यानी बेसिकली अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, अब याद रखिएगा, यहां तक हमने पीछे आर्टिकल आर्टिकल 14 से लेके 16 तक हमने क्या देखा कि स्टेट यानी कि राज्य आपसे नहीं ले सकती। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है कि कोई भी तरह का अनटचेबिलिटी, एनी टाइप ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी भी तरह का, ठीक है, एनी फॉर्म, मतलब पानी ना देना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई आया आपके यहाँ, आपने उसे छुआछूत बोल के पानी नहीं दिया। ठीक है, आपने उसे मंदिर में नहीं प्रवेश किया, अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया, या कुछ भी तरह की चीजें, एनी फॉर्म, किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी। ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इसे नहीं माना जाएगा। तो ये क्या है, दंडनीय अपराध है। तो यहां पे दो चीजें याद रखिएगा, ये प्राइवेट एंड स्टेट दोनों के ऊपर लागू होती है। यानी कि इंडिविजुअल हम लोग भी नहीं कर सकते। यहां तक क्या था, ये राज्य नहीं कर सकते, आप चाहते तो कर सकते थे, क्योंकि आप राज्य के पार्ट नहीं है अभी फिलहाल। जब आप गवर्नमेंट में काम करने लगेंगे, आप अपना एग्जाम के जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप क्रैक कर लेते हैं, गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं, तब आप इसके पार्ट कहलाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप इसके पार्ट है, प्राइवेट मेंबर, जैसे मैं और आप एक समान है। अभी हमारे पास स्टेट का पावर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 17 में हम दोनों के लिए क्या कहलाएगा, सेम तरह का प्रावधान होगा। ना तो स्टेट करेगी, ना प्राइवेट ओनर करेंगे। यानी कि आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, ना ही राज्य करेगी। ठीक है, राज्य तो वैसे भी आर्टिकल 15 और 15-16 के हिसाब से भी नहीं कर सकती है, पर हम भी नहीं कर सकते किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता। ठीक है, ये का अंत किया जा सकता है किसी भी रूप से। याद रखिए, किसी भी रूप से, किसी भी फॉर्म में, मतलब उनको मौखिक हो, ठीक है, लिखित हो, उनके फिजिकल हो, अनफिजिकल हो, किसी भी तरीके से आप उनके ऊपर, लोगों के ऊपर क्या नहीं कर सकते हैं, अनटचेबिलिटी फॉलो नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 18 आप देखते हैं। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 18 टाइटल का एंड करना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आपको उपाधि ना देना। तो इसमें उपाधि में बस आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन याद रखना है कि भाई जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं ना, नेशनल अवार्ड्स, ये कभी भी इस दायरे में नहीं आते, उसे उपाधि नहीं गिना जाता। यानी कि अगर आपको भारत रत्न मिल रहा है, आपको पद्म अवार्ड्स मिल रहा है, ठीक है, आपको कोई भी ब्रेवरी अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या नहीं आएगा, पार्ट किसका नहीं कहलाएगा, इसका पार्ट, यानी टाइटल नहीं कहलाएगा वो। टाइटल यानी उपाधि, मतलब क्या यहाँ पे, जैसे कई लोग लिखते हैं ना, राय बहादुर, ठीक है, राजा बहादुर, राजा सिंह, राय सिंह,
इस तरह के टाइटल जो कि आपको दूसरों से अलग करता हो, अलग दिखाता हो, वो आप यूज नहीं कर सकते हैं, तभी तो आप समान कहलाएंगे ना। आप मिस्टर लगाते हैं या मिसेस लगाते हैं या मिस लगाते हैं, मैं मिस्टर लगाता हूं, ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन है। लेकिन अगर मैं कल को लिखने चलूं कि सर अभिषेक कुमार और आप लिखेंगे नॉर्मल अपना नाम, तो लगेगा ना अलग चीजें। तो यहाँ पे आप भारत सरकार के नजरिए से आप दोनों में अंतर दिखेगा, तो वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप बोलचाल के लिए मुझे बोलते हैं क्योंकि आप इज्जत देते हैं, ठीक है, आप अपने गुरुओं को सर बोलते हैं, पर वो टाइटल नहीं है, ठीक है। हम यूज नहीं कर सकते किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। मैं कहीं साइन करते समय ये नहीं लिख सकता हूँ कि सर अभिषेक कुमार, ठीक है। तो टाइटल का मतलब ये होता है उपाधि, ठीक है, समझ गए। ये था आर्टिकल 18। अब जानते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 जो है बेसिकली किसके लिए है, आपको आजादी का अधिकार देता है, ठीक है। यहां से आता है फ्रीडम। मैंने आपको बताया था 14 से 18 क्या है आर्टिकल, आर्टिकल 14 से 18 तक है आपका राइट टू इक्वेलिटी यानी समानता का अधिकार। अब आजादी का अधिकार होगा 19 से लेके 22 तक, ठीक है। आपको मैं बताते भी चलूँ कैसे आजादी है। देखिए सबसे पहले 19 में टोटल 6 चीजों की आजादी है। 6 फ्रीडम है, ठीक है। 6 चीजों से आपको आजादी मिलेगा कि भाई इन 6 चीजों को आप करके। सबसे पहले याद करने का तरीका भी बताते जाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, अपनी अभिव्यक्ति दिखाते हैं, आप बोलते हैं ना कुछ। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते थे, तो पहले क्या करेंगे, मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ बोलेंगे, तो हम एक दूसरे को जानेंगे। तो सबसे पहले आता है स्पीच, ठीक है। अभिव्यक्ति, अगर आप अभिव्यक्त कर रहे हैं कि भाई देखो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है आपसे बात करके, तो मैं अपने आप अलग हो जाऊंगा, तो क्या हो गया, ये आपको दर्शाने का तरीका है कि मुझे आपका साथ ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मेरे आजादी है ना भाई कि मुझे आपसे बात करना है या नहीं करना। तो स्पीच और एक्सप्रेशन सबसे पहले। उसके बाद बारी आती है आपकी स्पीच और एक्सप्रेशन के बाद आप क्या करिएगा, कहीं पे असेंबल होइएगा ना, कहीं जाइएगा, मिलिएगा, जुलिए। जैसे अभी आप और मैं यहाँ हम लोग क्या करें, असेंबल हुए हैं, ठीक है। तो असेंबली होती है इसके बाद, ठीक, पीसफुल असेंबली होनी चाहिए, ठीक, पीसफुल यानी शांति से, पीसफुल असेंबली। फिर बारी आएगा आपका, अब जब आप असेंबल हो गए उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद आप ग्रुप बनाइएगा, दोस्त बनाइएगा। तो तीसरा आता है उसके बाद आपका एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन या ग्रुप या कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। सबसे पहले स्पीच आप बोलेंगे, उसके बाद असेंबली पीसफुल होनी चाहिए, मतलब एक जगह इकट्ठा होना। कहीं पे भी आप जाके, अब मान लेते हैं कि आप एक जगह एकदम नए नए आए थे, तो आप कहीं ना कहीं जाएंगे मिलने जुलने के लिए ना लोगों से, फिर वहाँ जाएंगे, एक जैसे अगर आपका मैच करता है वाइब, तो आप उनके साथ दोस्ती करेंगे, एसोसिएशन बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे या सहकारी समिति बनाएंगे, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। ये हुआ आपका तीसरा चीज। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे मूवमेंट, घूमेंगे, या अपनी दोस्ती कर लिया, चलो आज घूम के आते हैं, सैर करके आते हैं, ठीक है। मूवमेंट करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे। फिर मूवमेंट करने के बाद आप कहीं पहुंचते हैं तो लगता है कि भाई ये वाला एरिया अच्छा है, चलो यहाँ क्या करेंगे, रेसिडेंट, रिसाइड करेंगे। रिसाइड किए, रेसिडेंट या फिर रिसाइड करना मतलब कहीं रहना, ठहरना। अब घूमते तो नहीं रहेंगे ना, कहीं रुकेंगे, कहीं ठहरेंगे। अब जब ठहर गए तो अब इसके बाद आप ठहरने के बाद क्या करिएगा, भैया कुछ सोर्स चाहिए ना कि रुकने के लिए। अब आपके पास घर द्वार होने के बाद आपको क्या चाहिए, जॉब, प्रोफेशन, ठीक है। ये था आपका 6 तरीका। देखिए दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले वाक स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक्सप्रेशन की आज़ादी। दूसरा शांतिपूर्वक सम्मेलन, एसोसिएशन, ठीक है, सॉरी असेंबली, आपने क्या किया, पीसफुल असेंबली किया। तीसरा देखिए संगम या संघ, आपने क्या किया, ग्रुप बनाया या एसोसिएशन बनाया या कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति बनाई। चौथा, अब आप क्या करेंगे, अब घूमेंगे, ठीक, अब मूवमेंट करेंगे आप, उसके बाद एसोसिएशन के बाद फिर आप मूवमेंट के बाद क्या करेंगे, फिर किसी जगह पर निवास करेंगे, ठीक है। अब ये बीच में च जो है ना वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली इसको अगर आपको नंबरिंग करना है ना तो याद रखिएगा कि यहाँ ये एफ नहीं है, ये जी होगा, ई, ए बी सी डी ई और जी है ये, ठीक है। एफ बीच में डिलीट कर दिया गया। पहले इसके बीच में एक और चीज था जिसे हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार। भाई आप रिसाइड करें तो भाई जमीन खरीदेंगे या अपने लिए किराए का मकान लेंगे, कुछ लेंगे, उसकी बात हो रही थी, पर अब उसे हटा दिया गया। अब उसके बाद आप जॉब की बात करते हो तो जी आएगा जॉब पे, ठीक है। ठीक, और आखिरी में आएगा कोई वृत्ति, आजीविका, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करना, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं एक चीज बता दूं आपको कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगर आप स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होगा, रिस्ट्रिक्शंस जिसे बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शंस कैसे होंगे, वैसे रिस्ट्रिक्शन या आपके ऊपर दबाव, आपके ऊपर रोक लगाई जाएगी, रोक की बात हो रही है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको रोक, ठीक है। अब रोक करने की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई, अब आप ऐसा थोड़ी है कि आपको बोलने की आजादी है तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि आप कुछ ऐसा बोले जिससे सामने वाले का खराबी हो रहा हो, ठीक है, तो वैसे चीजों को रोका जाएगा। यानी अगर आप ऐसे अभिव्यक्ति या स्पीच दे रहे हैं जिसके माध्यम से देश में संप्रभुता यानी सॉवरनिटी खत्म हो रही है, अखंडता यानी इंटीग्रिटी खत्म हो रही है, ठीक है, भारत का सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी थ्रेट यानी मान लेते हैं कि कुछ ऐसा बोल दो जिसके कारण भारत के बारे में दूसरे देश को या जो आपका एनिमी नेशन है, जो आपका जिससे युद्ध हो रहा हो, उसे पता चल जाए, तो पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा हो, यानी कि लोगों के बीच में न्यूसेंस क्रिएट हो रहा हो, ठीक। अगर आपके बोलचाल से लोगों के अंदर क्या हो, आक्रोश जागृत हो रहा हो, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, रोकने का कारण कहलाएंगी। कि ऐसी बातें आप नहीं बोल सकते जो कि सिक्योरिटी के खिलाफ हो भारत के, ठीक है, किसी मित्र देश के खिलाफ हो, ठीक, कि पब्लिक ऑर्डर खराब करे, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता को समाप्त करे भारत की अखंडता को रोके, ठीक है। इसे मैं दिखा देता हूं आपको, समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए खुद ही आप सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज आपको याद करना हो या रटना पड़े। आप खुद सोचिए ना कि अगर आप और मैं बोल रहे हैं, आप कुछ गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में, आपको आज़ादी बोल दिया गया कि आप बोल सकते हैं कुछ भी, तो आप गलत सलत बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, मुझे तो ठेस पहुंचेगी ना, मुझे तो आघात लगेगा, तो वैसा करने से रोका जाएगा ना आपको। वैसी ही चीजें यहां भी होगी, ठीक है। देखिए इसमें देखिए लिखा ना, खंड 1, इसके उपखंड क में कोई ऐसी बात बोल दी जाए जिससे राज्य की सुरक्षा, राज्य की प्रभुत्ता, अखंडता यानी कि भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे बात आए, ठीक है, भारत की प्रभुत्ता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण सौहार्द, मतलब फ्रेंडली, अगर किसी, जैसे मान लेते हैं कि मेरा रशिया के साथ, भारत का रशिया के साथ अच्छा दोस्ती है, पर मैं जाके रशिया के खिलाफ बोले जा रहा हूँ अनाप शनाप गलत गलत चीजें, तो उस केस में भी मुझे रोका जाएगा, मुझे दंडित किया जाएगा कि भाई क्यों तुम हमारे बीच में आग लगाने क्यों पड़े हुए हो, ठीक। लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा हो। इसके अलावा शिष्टाचार, सदाचार, ठीक है, या न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं कर सकते आप। मूवीज में देखेंगे ना कि अगर आपने एक वर्ड और कहा तो मैं आपको सजा दे दूंगा, जज बोल सकते हैं, वो होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या होता है, न्यायालय की अवमानना करना, ठीक है।
मानहानि, ठीक है, मेरे अपने, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आप किसी के प्रति कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, गलत नहीं बोल सकते, मानहानि लगाया जा सकता है, ठीक है। और अपराध उद्दीपन मतलब किसी को इंस्टिगेट करना, किसी के अंदर आक्रोश जागृत करा कि चलो 15 मिनट के लिए गेट खोल दिया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऐसी चीजें जिसके कारण आपके अंदर आक्रोश जागृत करा जा रहा हो, ताकि बीच में लोगों के बीच में सौहार्द ना रहे, मित्रता ना रहे, भाईचारा खत्म हो, ऐसी चीजों को हमें रोकना होगा। खंडका की बात है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको याद होना चाहिए कि समझना चाहिए, बस रटने की जरूरत नहीं हर चीज। दूसरा, असेंबली करने की बात हो रही है, तो अब असेंबल कर रहे हैं, पीसफुल की बात हो रही है, तो अगर आप असेंबली करें तो ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण आपको असेंबली से रोका जाए? जब आप सिक्योरिटी के खिलाफ जाए, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जाए, मान लेते कि आपको असेंबल करने बोला गया, मगर आप रोड के बीच में ही जाके बैठ गए कि भाई मुझे तो असेंबली की बात की गई है, मैं रोड के बीच में ही धरना दूंगा, तो ये क्या है? गलत है, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ऐसी चीजें जब खत्म होंगी, देखिए यहाँ पे दिया होगा उक्त खंड ख, यानी सेकेंड पार्ट, इसमें कब होगा बंद? जब प्रभुता अखंडता यानी भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे बात आए, उसके अलावा लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर खराब हो, ठीक है, जहां तक कोई विद्यमान विधि उपरोध नहीं करती, यानी कि 3 चीजें याद रखिएगा, पब्लिक ऑर्डर यानी सिक्योरिटी बेसिकली, और इसके अलावा सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, ठीक है। फिर बारी आती है आपका एसोसिएशन की, ऐसा ग्रुप बनाने की। तो ग्रुप बना के आप क्या कर सकते हैं? गलत काम कर सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज अब यहां आएगी। देखिए चौथा में क्या बोल रहा है कि प्रभुता अखंडता, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सब जगह रहता है, तो ये याद रखिए कि प्रभुता है और अखंडता, यानी कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी वाली बात जहां भी आएगी ना, तो वहां पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा लोक व्यवस्था, मैंने बोला ना भाई आप ऐसा असेंबली कर रहे हैं जहाँ पे दोस्त यार आपके मिलके किसी जगह को रोक रहे हैं, किसी लोग काम करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो वैसी चीजों को रोकेगा। सदाचार की बात आती है, मतलब लोगों के हितों में ना हो। मान लेते हैं कि आप जबरदस्ती किसी को छेड़ रहे हो, ग्रुप बना के, गैंग बना के, तो वो गलत है ना, तो ऐसी चीजें आपको रोकनी होगी। इसके बाद बारी आती है पांचवे की, यानी कि आप क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक। जो चौथा हिस्सा था, हमने 3 देख लिया। फिर उसके बाद अब देखिए मूवमेंट। मूवमेंट में कहाँ रोका जा सकता है? जब किसी की क्या चीजें हों? अनुसूचित जनजाति के हितों की बात है, ठीक है, संरक्षण की बात है। बस मूवमेंट में इतना याद रखिएगा कि मूवमेंट से आपको तभी रुका जाएगा जहां पे किसी चीज को बचाने की जरूरत हो। जैसे आपको नेशनल पार्क में जाने से रोका जाता है, ठीक है, मतलब परमिशन लेके आप जा सकते हैं, पर वहां रुक नहीं सकते हैं, मूवमेंट करके घूम के आ सकते हैं अगर परमिशन मिली है तो। आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परमिशन के बिना नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के एग्जाम की, तो छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रदेश, ऐसे अंचल जहाँ पे अनुसूचित जनजाति रहती हो, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, प्रिमिटिव, खासकर प्रिमिटिव हो, तो वहाँ पे भी, उन जगहों पे भी जाने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी, आप ऐसे ही नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे किसी चीज़ को संरक्षण करने की जरूरत हो, जिनकी कल्चर, संस्कृति को संरक्षित, संयोजित करने की जरूरत हो, वैसी जगहों पे आपको रोका जा सकता है, ठीक है। अब बारी आती है आपके रेसिडेंस की, ठीक है। रेसिडेंस यानी कि आपको घूमने फिरने, और इसी में दूसरा, इसके बाद प्रोफेशन भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आप जहाँ रहिएगा वहीं पे आप काम भी करने की कोशिश करेंगे ना, तो इसी में दोनों चीजें आ जाएंगी कि कोई उपपरिभाषा द्वारा विद्यमान, ठीक है, जहाँ बेसिकली ऐसे काम या ऐसी जगहों पे आप काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे काम नहीं कर सकते हैं जो कि गलत हो, मॉरली गलत हो, ठीक है, मॉरल की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ देखिए, उपजीविका, वृत्ति, व्यापार, कारोबार,
जो कि तकनीकी आर्थिकता की जरूरत है, वैसी जगहों पे नॉर्मल, जैसे मान लेते हैं कि बेसिक मतलब इसका है, एक्सेप्शन की बात हो रही है ना, तो एक्सेप्शन कैसे हो गया? मान लेते हैं कि आपको मैकेनिकल इंजीनियर के जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर ही नहीं कर सकता है, डॉक्टर की जरूरत है तो इंजीनियर थोड़ी डॉक्टर का पोस्ट को भर सकता है, वैकेंसी को भर सकता है। मान लेते हैं कि आपको एग्जाम के लिए कम से कम बैचलर डिग्री चाहिए, तो फिर बिना बैचलर डिग्री वाला कैसे फॉर्म भर सकता है एग्जाम के लिए? तो कुछ आहारताएं होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, ठीक, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना होगा। तो बेसिकली आपको 4 चीज़ों के लिए ही रिस्ट्रिक्शंस याद रखने हैं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शंस आपको याद रखना है कि इसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे पहले वाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा है उसमें, राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन का रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, मैंने बताया ना कि जब ये पब्लिक ऑर्डर की बात हो, मॉरलिटी की बात हो, ठीक है, किसी दोस्त देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी की बात हो, सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी की बात हो, ऐसी जगहों पे स्पीच और एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। आपने कई बार एक टर्म सुना होगा, हेट स्पीच, ठीक है, हेट स्पीच इसी के लिए बोला जाता है कि हेट स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। हेट स्पीच मतलब किसी के खिलाफ कुछ गलत बोलना। अब बारी आती है आपकी आर्टिकल 21 की, सॉरी आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बेसिक मतलब कि भैया जो चीज लॉ में लिखी हुई है, जो ऑफेंस पहले से लिखा गया है, उसी के लिए आपको सजा मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल 20 कहता है कि भाई आपको सजा किसके लिए मिलेगी? प्रोटेक्शन फॉर ऑफेंस। अभी ऑफेंस यानी कि आपने जो कृत्य किया वो गलत है कि नहीं है, ये कैसे निर्धारित होगा? तो कहीं ना कहीं पहले से लिखा होना चाहिए। तो आपको 3 चीजें याद रखनी होंगी, ठीक है। आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में बस इतना ही पूछता है कि ऑफेंस के लिए क्या होता है बेसिकली। तो देखिए, एक होता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी यानी कि एक कृत्य के लिए 2 बार, हिंदी में बता देता हूं मैं आपको। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं करना, इसका हिंदी में नाम है, इसे बोलते हैं दोहरी क्षति नहीं, ठीक है। बेसिकली मतलब है कि एक दंड के लिए, मतलब एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक अपराध एक दंड, मतलब मान लेते हैं कि आपको किसी एक चीज के लिए सजा मिल गई है, वो सजा आपने काट ली, तो उसके बाद दोबारा उस केस को वापस रीओपन करके आपको उसके लिए वापस सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केस में होता है, याद रखिएगा। ये जो भी हम बात करें ना, ये क्रिमिनल केस के लिए होता है, ठीक है। ये सिविल केस से रिलेटेड नहीं होता है। इसे ये मतलब नहीं कि अगर आपको क्रिमिनल केस के लिए सजा मिली है तो अब आपको सिविल केस के लिए सजा नहीं मिलेगी। सिविल केस अलग है, क्रिमिनल केस अलग है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे भी जान माल को खतरा हुआ है वहां की बात हो रही है। तो डबल जेओपार्डी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपराध लिखे गए हैं अभी वर्तमान में, उसी के लिए आपको सजा हो सकती है, ठीक है। जो चीज अभी वर्तमान में विधि है उसी के लिए सजा मिलेगी। इसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि कल कोई नया रूल आने वाला है पर आपने आज वो काम कर दिया तो उसके लिए आपको सजा मिल जाएगी। यानी जब तक लॉ बना है, प्रेजेंट लॉ इज इक्वल टू प्रेजेंट ऑफेंस, मतलब वर्तमान में जो विधि है उसी के आधार पे आपको वो अपराध काउंट किया जाएगा। यानी मान लेते हैं कि आज आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, तो मर्डर के लिए जो तय किया गया कानून है अगर वो है तो ही आपको सजा मिलेगी। अगर मान लेते हैं कि वो सजा नहीं होती है, लिखा हुआ नहीं है, तो आपको वो सजा नहीं दी जा सकती। ये नहीं बोल सकते कि चलो आज लिख देते हैं और इस सजा दे देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपने वो कार्य किया उस समय अगर वो सजा लिखी गई होगी, कहीं नियम बना हुआ है, तभी आपको सजा मिलेगी, तभी वो अपराध कहलाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। और तीसरा क्या कहता है? तीसरी बात कहती है कि भाई ये तो डबल जेओपार्डी हो गया, यानी कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड मिलेगा। प्रेजेंट ऑफेंस, मतलब अगर प्रेजेंट है लॉ तभी प्रेजेंट ऑफेंस होगा।
जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, मतलब कि अगर रूल नहीं बना है ना तो आपको रूल सजा नहीं मिलेगी, सिंपल सा मीनिंग इतना ही है कि अगर रूल है तभी आपको सजा मिलेगी, रूल नहीं है, नियम नहीं बना हुआ है, कानून नहीं है, तो आपको सजा नहीं मिल सकती है। तीसरी बात बोलता है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब स्वयं के लिए हम अपने आप को सजा याफ्ता नहीं करवा सकते, अपने खिलाफ ही हम सबूत नहीं कहला सकते। ठीक है, यानी अपने खिलाफ हम गवाही नहीं दे सकते, अपने खिलाफ खुद हम गवाही नहीं दे सकते, हमारा अपना खिलाफ गवाही मान्यता प्राप्त नहीं होगा, सिंपल से। यानी कि अगर मैं किसी का मर्डर करके आके बोल दूं कि मैंने मर्डर किया है, ठीक है, और फिर मैं बाद में उसके गवाह के रूप में मुझे ही बोला जाए कि हाँ ये गवाह है जिन्होंने देखा था मर्डर होते हुए, तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो जो आप सोच रहे हैं वो सरेंडर बोला जाता है कि हाँ भाई मेरे से मर्डर हो गया, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। और अगर मुझे ही सबूत बना के पेश किया जाए कि इन्होंने ही बोला है तो इन्हीं की बात मान ली जाएगी, तो वैसे में नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आप सरेंडर भी करते हैं और आपके खिलाफ केस में प्रूफ नहीं मिलता है तो आपको बाइज्जत बरी करना पड़ जाएगा जज को। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब कार्य करें ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जानते हैं हमारा सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, हमारे संविधान के लिए में दिया गया दो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसमें से एक ये है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है उसकी बात कर रहा हूँ, यानी मौलिक अधिकार से, और आप सबसे, हम सबसे, वो है जीवन का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन जीने का अधिकार और आज़ादी का अधिकार। लिबर्टी मतलब होता है कि किसी भी तरह के रोक से, किसी भी तरह के दबाव से मुक्ति। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कई एग्जाम्स में कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है, तो लिबर्टी का मतलब होता है कि किसी भी तरह के आपके ऊपर दबाव से आपको मुक्ति मिलनी चाहिए, मतलब आप किसी भी दबाव से मुक्त हो। पर भारत में ऐसा नहीं होता है, भारत में हर चीज़ें विद सम क्लॉज आती है। ठीक है, विद टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में क्या चीज़ें आएंगी, आपको जीव मरने का अधिकार भी इसी में आएगा। यह याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वेच्छा मृत्यु, जिसे हम बोलते हैं यूथनेशिया। ठीक है, यूथनेशिया में पैसिव यूथनेशिया आता है, इसी को बोलते हैं हम राइट टू डाई। ठीक है, यानी जीवन जीने का अधिकार तो है ही अब आपको, पर आपको मरने का भी अधिकार दिया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले राइट टू डाई नहीं था। पहले क्या होता था कि अगर आपने अपना जान लेने की कोशिश की तो आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी, आपको सजा दिया जाएगा। पर अब मान लिया है कि भाई ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जहां पे इंसान को इच्छा मृत्यु याद रखिएगा, इसको बोलते हैं। इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। ये केस आया था अरुणा सानबाग केस से। ठीक है, मैं छोटा बता देता हूं, आपको याद नहीं रखना है। एक नर्स थी अरुणा सानबाग, जिनका मतलब जिनके साथ टॉर्चर किया गया और वो कोमा में चली गई, कई सालों तक कोमा में थी। फिर पूरा जिंदगी मतलब ऑलमोस्ट मरने तक वो कुछ भी नहीं कर पाई, बॉडी उनका एकदम पैरालाइज हो चुका था, सब कुछ शांत हो चुका था, कोमा में चली गई थी। तो उनके घर वालों ने इच्छा मृत्यु की मांग रखी थी कि भाई इतने दिनों से उनके उठने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है और उन्हें कष्ट हो रहा है, तो उन कष्ट से मुक्ति दिला दिया जाए और से उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। ये पहला केस था जब इच्छा मृत्यु की बात हुई थी। ठीक है, अरुणा सानबाग केस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। एग्जाम में कहीं पूछ लिया कि भाई इच्छा मृत्यु कहाँ से आई, तो अरुणा सानबाग केस। ठीक है, राइट टू डाई राइट टू लाइफ का पार्ट है, ये याद रखिए, बस इतना याद रखना आपको। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A क्या कहता है
ये बड़ा ए है, ठीक है, याद रखिए, छोटा ए नहीं है, बड़ा ए है। बड़ा ए कहता है जो 86th अमेंडमेंट के थ्रू भारत ने संविधान में जोड़ा, ये कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन लिखा रहता है पर एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री यानी कि शुरुआती क्षणों की, जब लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कुछ समझदारी की जरूरत हो, यानी कि 6 से लेके 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को सारे ना, एक क्वेश्चन आता है कई बार, कंफ्यूज करता है, हर तरह यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 6 से 14 साल के हर एक बच्चे को जिसको भी जरूरत है उसे सरकार एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, सबको प्रोवाइड करेगी। जो ले सकते हो तो पढ़ते ही है भाई, प्राइवेट स्कूल्स में या सरकारी स्कूल में। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें मौका देने की बात की गई है। तो ये कब जोड़ा गया था? ये 86th अमेंडमेंट के थ्रू हमारे संविधान में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। ठीक है, देखिए दिखा देता हूं। आर्टिकल 21 है शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों, सभी बच्चों, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। चाहे आप अमीर हो गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने भारत की सरकार से 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में मांग की कि मुझे पढ़ना है, तो उसे सरकार पूरा करवाएगी। ये देखिए, ये है संविधान का 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके माध्यम से शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया मूल अधिकार के रूप में। ये पहले डीपीएसपी का पार्ट था, नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट था, अब ये मूल अधिकार का हिस्सा है। अब जानते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 जो हमारा आखिरी अधिकार है, किसका? राइट टू फ्रीडम का, यानी कि आज़ादी का। ठीक है, अभी तक आपने देखा ना, अगर आप शिक्षा लेंगे तो आज़ाद होंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, आपको जीवन जीने का अधिकार मिलेगा, तो आप आज़ादी से जिएंगे। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी जो बात की गई। आपको ऑफेंस से बचाव मिल रहा है, यानी कि आपको अपराध से मुक्ति मिल रही है, यानी आज़ादी दिया जा रहा है भाई कि जो ऑफेंस नहीं है उसके लिए आपको क्यों जबरदस्ती दंडित किया जाए। ठीक है, तो और 19 घूमने फिरने का, बोलने का, ये सब का आज़ादी। तो ये आज़ादी की बात हो रही है यहाँ पे। 22वां भी आज़ादी है। कैसे? देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, गिरफ्तारी से और निरोध से संरक्षण, मतलब आपको डिटेन करने से बचाव। तो डिटेन करें यानी आपकी आज़ादी छीनी जा रही है, तो उससे बचाव दे रहा है, यानी आपको आज़ादी का पावर दे रहा है। ठीक है, शक्तियां दे रहा है कि आप आज़ादी से घूम सकें, देश में रह सकें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये सब था आज़ादी का हिस्सा। अभी देखिए आर्टिकल 22 में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। डिटेंशन की बात कर रहा हूँ, जो हमने कहा ना कि आप किसी को पकड़ रहे हैं, यानी गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए या गिरफ्तार करने से पहले आपको बताना जरूरी है। 2 चीज होता है, एक है तो प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। इसी से क्वेश्चन पूछता है आपसे। प्यूनिटिव यानी कि वैसे अपराध जो हो चुके हैं, ठीक है, वैसे अपराध जो हो चुके हैं जिसके लिए दंड अब दिया जाना है, तो उसके लिए आप शक के घेरे में हो और आपको पकड़ के ले जाया जाए। तो इस केस में आपसे क्या क्या किया जाएगा, आपको क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए। सबसे पहला, आपको बताना जरूरी है कि किस दंड में आपको या किस कारण आपको दंडित किया जा रहा है, किस तरह कारण गिरफ्तारी की जा रही है, तो कारण बताना पड़ेगा गिरफ्तारी का। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा, मूवीज में देखा होगा कि भैया मुझे वारंट दिखाओ। वो वारंट ही होता है बेसिकली डिटेंशन का रीजन। उसमें लिखा होता है कि आपको इस कारण से हम पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, रीजन के अलावा अगर आपने किसी को पकड़ लिया, तो अगर आपने प्यूनिटिव केस में पकड़ा, यानी कोई ऑफेंस हो चुका है, मान लेते हैं कि कहीं मर्डर हो चुका है या कहीं चोरी डकैती कुछ हो चुकी है, उसके कारण आप शक की बिना पे किसी को पकड़ रहे हैं, तो उसे 24 घंटे के अंदर में, वर्किंग आवर में 24 घंटे के अंदर कहाँ पेश करना होगा? कोर्ट में। कोर्ट में पेश करिए, ये रूल है प्यूनिटिव में।
ठीक है, इसके बाद बारी आती है भैया, अब ये तो आपने करने की बात की, लेकिन इसको अपने बचाव कैसे करने मिलेगा? इसे अपने बचाव करने मिलेगा अपने लिए लीगल एड लेके, यानी कि वकील रख सकता है। तीन चीजें याद रखिएगा, प्यूनिटिव में 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेशी करना जरूरी है, फिर रीजन फॉर डिटेंशन बताना जरूरी है, कारण बताना जरूरी है कि गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं, और तीसरा वकील देना जरूरी है। इसीलिए कई बार जिनको वकील नहीं भी मिला होता है ना, उन्हें सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है। कि हमारा जो कोर्ट है, जो हमारा न्यायिक सिस्टम है, ठीक है, जुडिशरी, वो ये कहता है कि भाई अगर हर एक गुनहगार को सजा मिले चलेगा, लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, इसी बीच में अगर कोई गुनहगार छूट भी जाता है तो चलेगा, लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो बेगुनाही की सबूत कैसे देगा? उसके लिए वकील उसके पक्ष को रखेगा। प्रिवेंटिव, इसके बाद आता है प्रिवेंटिव। नाम से पता चला होगा, प्रिवेंट किया जा रहा है, कुछ चीज होने से पहले रोकना। यह है प्यूनिटिव, यानी कुछ हो चुका है उसके बाद पकड़ना, पर यह है कुछ होने से पहले ही रोकना। तो प्रिवेंटिव कैसे होगा? ठीक है, तो प्रिवेंटिव होगा, सिंपल सा बात है कि भैया मान लो कि कल को पता चल रहा है कि ये इंसान कुछ गलत करने वाला है। मान लेते कि फोन टैप किया गया और पता चला ये आतंकवादी से जुड़ा हुआ है और कल को ये बम ब्लास्ट करने वाला है, तो वेट थोड़ी करेंगे कि भाई तुम कल बम ब्लास्ट करो फिर पकड़ेंगे। उस केस में उसे पकड़ लिया जाएगा ताकि बचाव कर सके। आपने सुना है ना कि बचाव पहले करना चाहिए। ठीक है, दवाई तो बात की बात है, तो पहले बचाव करना है। तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे भी कारण बताना जरूरी है, पर रीजन पूरी तरह बताना जरूरी नहीं है। मान लेते कोई फैक्ट ऐसा है जो बताने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ चीजें दूसरों को पता चल सकती हैं, तो वो नहीं बताएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा, यहां पे हमने देखा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, पर यहां पे 3 महीने तक, 3 मंथ डिटेंशन रखा जा सकता है, मतलब 3 महीने तक रोका जा सकता है। और उस केस में क्या होगा? अगर किसी को 3 महीने रोका जा रहा है तो उसके बाद उसे एक बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, यहां पे कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाएगा, एक बोर्ड बनेगी, उस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। वो बोर्ड न्यायिक बोर्ड ही होगा। ठीक है, वो चेक करेगा कि क्या इनका जो डिटेंशन था, जो गिरफ्तारी थी, वो सही थी कि गलत थी। अगर सही थी तो कंटिन्यू हो जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर गलत लगता है इन्हें तो उसे यहाँ से फिर आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ 24 घंटे, यहाँ 3 महीने। ठीक है, बस ये याद रखना आपको। और तीसरा, इसमें भी वकील मिलता है। ये था हमारा आर्टिकल 22। ठीक है, अब जानते हैं हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के खिलाफ आपको आज क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दो ही चीजें। आर्टिकल 23 कहता है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स, यानी जो मतलब वंचित ग्रुप है, जो शोषित ग्रुप है, जैसे महिला हो गए, बुजुर्ग हो गए, ठीक है, बच्चे हो गए, ये ऐसे कोई भी ग्रुप, उनके लिए आप क्या नहीं कर सकते? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये याद रखिए, 2 वर्ड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, ये दंडनीय अपराध है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी लोगों का एक कमोडिटी की तरह व्यापार करना, मतलब लोगों को सामान की तरह बेचना, खरीदना, खरीद फरोख और जिस्म का खरीद फरोख। तो जहां तक इसमें किसका होता है? महिलाओं का होता है, बच्चों का होता है। ठीक है, पर पुरुषों का भी होता है, तो वो भी काउंट होते हैं। ये यहाँ पे सिर्फ ये मत याद रखिए कि सिर्फ महिला और बुजुर्ग और बच्चे होंगे, यहाँ पे पुरुष भी होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी किसी भी तरह के ह्यूमन का खरीद फरोख्त गुनाह है। दूसरा, बॉन्डेड लेबर, ये अलाउड नहीं है। बॉन्डेड लेबर में 2-3 शब्द होते हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा देवदासी, ठीक है, कई बार आपने सुना होगा बेगार। तो बेगार का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनको बिना मेहनताना काम करवाया जा रहा हो। ठीक है, बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है कि भाई उनसे जबरन कार्य करवाया जा रहा होगा।
बहुत कम पैसा देके भी काम करवाया जा सकता है, वो खुश नहीं है तो भी काम करवाया जा सकता है। ऐसी चीज़ों को रोकथाम करने की बात कहता है आर्टिकल 13। तो दो चीज़ें आपको वर्ड याद रखना है, बॉन्डेड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग। ठीक है, ये देखिए, मानव का के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी बॉन्डेड लेबर और आपका दुर्व्यापार यानी कि ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम। मतलब बॉन्डेड लेबर के और भी तरीके हो सकते हैं, जो देवदासी मैंने बताया कि भाई दे देना, मतलब मंदिरों को प्रदान कर दिया जैसे पहले स्त्रियों को कि जाओ तुम वहीं रहना, वहीं सेवा करना। तो ये सारी चीजें अब गैर कानूनी है, ठीक, गलत है। फिर बारी आती है 24वें की। 24वें में बोलता है कि भैया जो भी छोटे बच्चे हैं, ठीक है, खासकर 14 साल से कम उम्र के, 14 से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में यानी कि फैक्ट्रीज में काम करने नहीं दिया जा सकता, पर अब ये किसी भी तरह के काम में नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये लोग, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे कब काम कर सकते हैं, जब वो हाथ बताने के लिए अपने पढ़ाई के बाद काम कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ हाथ बटाने के लिए काम कर रहे हो अपने घर के। जैसे मम्मी, मान लेते हैं कि कई लोग छोटे ठेला वाला चलाते हो, दुकान चलाते हो, उसमें आके शाम को बच्चा पढ़ के आया स्कूल से, फिर बैठ गया कि चलिए पापा मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ, मम्मी में बैठ जाता हूँ। वैसा काम वो कर सकता है, पर वो काम नहीं कर सकता है जो कि उसे पढ़ने से रोके। यानी आर्टिकल 21A का आनंद अगर होगा उस केस में उसे नहीं काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस आते हैं, ये चीजें हाथ बटाने वाला या एंटरटेनमेंट बिजनेस वाला। ठीक है, एंटरटेनमेंट बिजनेस यानी आपने देखा होगा ना मूवीज सीरियल्स में बच्चे काम करते हैं, तो वो बच्चे भी इसी तरह ये काम करते हैं कि उनको भी काम कब करवाया जाता है, जब वो स्कूलिंग वगैरह हो जाती है, उनकी टाइम का जो मतलब उनका स्कूलिंग, उनका खेलना ये सब होना जरूरी है, उनके क्या ओवरऑल बढ़ोतरी के लिए जो जरूरी है, उनके जीवन के लिए जो जरूरी है, पढ़ाई, शिक्षा और खेलकूद, ये चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद वो कार्य कर रहे हैं तो चलेगा। ठीक है, तो ये सारे एक्सेप्शन है ये दोनों। बाकी इसके अलावा किसी भी तरह का कार्य 14 से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, अब देखते हैं हमारा धर्म का अधिकार। ठीक है, धर्म का अधिकार में बहुत ज्यादा नहीं है। धर्म का सबसे पहला अधिकार है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। जब आप स्वयं से समझदार हो जाएं, ठीक है, यानी कि आपको इतनी समझ हो कि मैं जो भी धर्म फॉलो कर रहा हूं वो मेरे लिए सही है या मुझे किसी के दबाव के बिना वो चीज पसंद आई। ठीक है, यानी अंतःकरण, इसीलिए लिखा अंतःकरण, मतलब सेल्फ से। यानी मैं अगर आपको दबाव डाल रहा हूँ या कुछ लालच दे रहा हूँ तो आप परिवर्तन कर रहे हैं, वो गलत है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो वो सही है। किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, ठीक है, उसको मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, प्रचार भी सही तरीके से होना चाहिए, किसी को लालच दे के प्रचार नहीं कर सकते आप। ठीक है, किसी को जबरदस्ती आप दबाव डाल के प्रचार नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को छोड़ दी जाए तो उसके अलावा आपको आज़ादी है, आप जिस भी चाहे उस रिलीजन की आप इस प्रीचिंग कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आप अपना सकते हैं। ठीक, उसके बाद उसको दोस्तों तक बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कल को मुझे अचानक से अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म में रुचि हो जाती है और मैं ये परिवर्तन कर लेता हूँ, तो ये मैं अपने अंतःकरण से कर रहा हूँ, तो मुझे बाध्य कोई नहीं कर सकता कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, ये मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे अगर वो अच्छा लगा तो मैं उसे अपने आचरण में भी ला सकता हूँ कि उसकी जो भी पद्धतियाँ होंगी उसे मैं अपने दिनचर्या में अपना सकता हूँ। उसके अलावा मैं लोगों तक उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूँ कि मुझे लगता है कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये आपको भी करनी चाहिए। अब ये उनके ऊपर है कि वो करना चाहते हैं या नहीं।
ये चीजें बस याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब आप जो धार्मिक कार्य करते हैं उसको जैसे भी करें, घर में पूजा करना चाहते हो करिए, होम हवन करना चाहते हैं करिए, ठीक है। कोई और रैली निकालना चाहते हैं निकालिए, ठीक है, झांकी निकालना चाहते हैं निकालिए। ये सब आप इसी के माध्यम से, आर्टिकल 26 के माध्यम से होता है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 27 के बारे में। आर्टिकल 27 बोलता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि टैक्स रिजीम से फ्री होना। मतलब आप अगर किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं और उसके लिए टैक्स लग रहा है, टैक्स से बचाओ, ठीक है, कर से बचाओ। ये आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। देखिए 4 तरीके का स्कूलिंग या मतलब आपका बेसिकली क्या होता है, शिक्षण संस्थान होता है। एक जो पूरी तरह से सरकार के द्वारा संचालित होता है, दूसरा सरकार के नियमों के हिसाब से चलता है पर वो किसी और द्वारा संचालित होता है, ठीक है। तीसरा सरकार उसे अनुमति दे रखी होती है, और चौथा प्राइवेट टाइप का उपबंध जिसे सरकार मान्यता दे रखी है और वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो वैसे केस में अगर राज्य से निधि से पूर्णतः पोषित है, यानी कि अगर पूरी तरह गवर्नमेंट फंडेड है, ठीक है, उस केस में आपको किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी वैसे संस्थानों में, ठीक है। फिर अगर कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, मतलब गवर्नमेंट उसको देखरेख कर रही है या उसमें पोषित की है, लेकिन संचालन कोई और कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो चाहे वैसा नॉर्मल केसेस में किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे केस जहाँ पूर्णतः पोषित होता है वहाँ अलाउड बिल्कुल भी नहीं होता है धार्मिक संस्थान में, ठीक है। धार्मिक शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जो 4th नंबर पे आता है ना, जहाँ बेसिकली मतलब गवर्नमेंट रिनोन्ड है कि गवर्नमेंट उसको मान्यता दे चुकी है, पर उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, तो वैसी जगहों पे वो जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं कि ऐसा शिक्षण संस्थान है जो किसी मिशनरी स्कूल से चल रहा हो। जैसे मिशनरी स्कूल जानते हैं ना, तो मिशनरी स्कूल्स में अगर सुबह में प्रेयर हो रहा है तो प्रेयर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है बाय लॉ में, उसमें आपको रोक नहीं सकते, ठीक है। वो करवा रहे हैं तो करिए। हाँ, ये नहीं बोला सकता कि आप क्यों करवा रहे हैं, स्टेट ये नहीं बोल सकता कि क्यों करवा रहे हैं आप, ठीक है। कोई मान लेते हैं कि कोई वेदों का स्कूल है जहाँ वेद उच्चारण हो रहा है सुबह में, तो वहाँ वो लोग करवा सकते हैं, जैसे गुरुकुल वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें अलाउड है, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहला बस याद रखिएगा कि जो भी राज्य के द्वारा पोषित हों उनमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ये था हमारा आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 के बारे में, मतलब हमने देख लिया धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी। अब हमारा अगला जो पार्ट आता है वो आता है कल्चरल माइनॉरिटीज, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए 28 और 29, सॉरी 29 और 30। अल्पसंख्यकों के लिए कल्चरल यानी सांस्कृतिक तौर पे और एजुकेशनल तौर पे यानी कि पढ़ाई के तौर पे क्या चीज़ें हित होती हैं उनका संरक्षण। तो अल्पसंख्यक वर्ग 2 तरीके से होता है, रिलीजियस अल्पसंख्यक होता है या रीजनल अल्पसंख्यक, ठीक है। तो बेसिकली अल्पसंख्यक कैसे होगा, वो क्षेत्र राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक का के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा है, याद रखिएगा भाषा होनी चाहिए, लिपि होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कल को मैं उठ के एक नया भाषा लिख दूं, कहीं नया लिपि बना दूं तो मैं भी अपने आप को माइनॉरिटी घोषित कर सकता हूँ, नहीं। कई सालों से वो चल रही भाषा हो, उसकी लिपि बहुत सालों से चल रही हो और कई लोग उसको फॉलो करते हों,
ठीक है, उस संस्कृति को, तभी वो अल्पसंख्यक वर्ग में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। नहीं तो ऐसे तो हर कोई कल को उठ के कुछ नया ही बना देगा, है ना, तो वैसा नहीं कर सकते हैं। जिसमें भाषा यानी कि लैंग्वेज, लिपि यानी कि आपका स्क्रिप्ट, और संस्कृति यानी कल्चर, ये तीनों कई लोग अपना चुके हों और कई सालों से चला आ रहा हो, तब वो माइनॉरिटीज ग्रुप कहलाए। ठीक है, जैसे बहाई हो गए, जैसे यहूदी हो गए, जैसे आपके जैन हो गए। ठीक है, तो ये लोग क्या है, तो इसमें लेकिन लिखा है, देखिए कौन कौन है माइनॉरिटीज ग्रुप में, ये मैं आपको बता दूं। मुस्लिम, सिख, ठीक है, ईसाई, जैन, बुद्ध और पारसी, बस ये 6 ही माइनॉरिटीज में आते हैं भारत में। ठीक है, यहूदी वगैरह नहीं आते हैं। तो मैंने बताया बस, इसका ये मतलब नहीं कि आप याद रख लीजिए, 6 का ही नाम होता है याद। ठीक है, तो इनके लिए हित करना। इसके अलावा आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होता है। मान लेते हैं कि कल को कोई अब हाँ, एक और चीज याद रखिएगा कि ये 29 में अल्पसंख्यक वर्ग में क्या हिंदू आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ये नोटिफाई कर दे कि इस एरिया में ये हिंदू के लोग बहुत कम है, हिंदू धर्म के लोग बहुत कम है, तो ये गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा। यानी नोटिफिकेशन के द्वारा भारत सरकार चाहे या राज्य सरकार चाहे तो इन 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो किसी को भी अल्पसंख्यक उस एरिया में घोषित कर सकती है। पर जनरली भारत भर में मैंने आपको बताया वो 6 ही है जो अल्पसंख्यक काउंट होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध और पारसी। ठीक है, इसके अलावा 30 में क्या कहता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का आपका अधिकार। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो अपने लिए इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। जैसे मुस्लिमों को आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है, मदरसा, सॉरी, मुस्लिम लोग मदरसा में जाके पढ़ाई करते हैं, तो वो अल्पसंख्यक वर्ग है। ठीक है, वो अपने हिसाब से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। मिशनरीज स्कूल का जो मैंने एग्जांपल दिया, क्रिश्चियंस मिशनरी स्कूल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जो चाहे तो अपने लिए शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। ये पावर भारत की सरकार ने और भारत के संविधान ने अल्पसंख्यकों को दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हमारा आज का सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट आर्टिकल मूल अधिकार का, वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 राइट टू रेमेडी। देखिए आर्टिकल 31 जो है ना वो बैन हो चुका है, वो अब आर्टिकल नोट कर लीजिए भले। आर्टिकल 31 ये अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है, और ये आपका परिवर्तित हो गया है 300A में। इसे बोलते हैं हम राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, 300A का होने का मतलब है कि लीगल राइट बन गया है। अब लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है? फंडामेंटल राइट के लिए आप सीधे सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, पर लीगल राइट के लिए आपको लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट तक बढ़ना होगा। यानी कि अगर आपके जमीन पे कोई अधिकार कर लेता है ना, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको पहले लोअर कोर्ट जाना होगा, फिर हायर कोर्ट, फिर बढ़ते बढ़ते आप आगे तक जाएंगे। ये है लीगल राइट का मतलब, यानी राइट है आपको कोर्ट तक जाने का, पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते, इसका मतलब ये होता है। आर्टिकल 32 कहता है राइट टू रेमेडी, यानी अब तक हमने जो देखा आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 30 तक, वो सब का बचाव भी तो करना जरूरी है, नहीं तो अगर कोई आपसे वो सारी चीजें छीन ले तो बचाव कैसे होगा? तो ये राइट टू रेमेडी में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, आगे हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एक और जगह पार्ट में दिया हुआ है जहाँ पे हाई कोर्ट को भी ये पावर है कि वो राइट टू रेमेडी देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देता है, पर उसका तरीका दूसरा होता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है
कि 5 चीज़ों के माध्यम से, 5 चीज़ों के यानी 5 थिंग्स के माध्यम से वो क्या करता है, रेमेडी प्रदान करता है। तो ये 5 चीज़ क्या क्या है? ये 5 चीज़ हैं आपके हीबस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, सर्टुररी, कोवारेंटो और प्रोहिबिशन। इनका हिंदी में नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हीबस कॉर्पस। इसके अलावा मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश, फिर सर्ट्यूररी का मतलब होता है आपका उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध, और कोवारेंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिट बोलते हैं। आर्टिकल 32 में दिया है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर, और आर्टिकल 226 में दिया है हाई कोर्ट के पास ये पावर। इन पांचों के थ्रू वो आपके अधिकारों का संरक्षण करते हैं। तो देखिए हीबस कॉर्पस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि आपने बॉडी को कहाँ रखा है, यानी कि आपने जिससे बंदी बनाया है उसे कहाँ रखा है, उसे हमें कोर्ट के सामने पेश करिए। तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होता है जिस इंसान को आपने बंदी बनाया। अगर सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाती है तो, हीबस कॉर्पस लगाती है तो। मैंडेमस यानी कि परमादेश मतलब होता है कि भाई मैंडेट, आपको ये मैंडेमस या मैंडेट मिला कहाँ से, किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है पब्लिक ऑफिशियल्स को। यानी आपने ये काम किया तो किया कैसे, किसकी पावर से किया, कैसे किया, आप ये हमें बताइए। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कारण बताओ नोटिस वाले। ठीक है, कारण बताओ नोटिस वाला जो बात आता है वो यही आता है कि भाई करा कैसे आपने ये काम जो किया। ठीक है, और प्रोहिबिशन, सॉरी कोवारेंटो, ये भी इसी तरीके की बात है। कोवारेंटो में बोला जाता है कि आप उस पोजीशन पे बैठे कैसे हो, ये भी पब्लिक ऑफिसर के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पब्लिक ऑफिसर के लिए होती हैं। पर कोवारेंटो में पूछा जाता है कि भाई आप उस पोजीशन में बैठे किसके अधिकार से हो, किसने कहा आपको, किसने बैठाया आपको। मान लेते हैं कल को आप जाके कलेक्टर की पोजीशन में बैठ जाते हो तो आपको पूछा जाए कि आप वहाँ बैठे कैसे, क्योंकि कलेक्टर को बैठाया कौन है, मतलब उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो बेसिकली कोवारेंटो में यही पूछा जाता है कि किसकी अथॉरिटी से। और सर्ट्यूररी और प्रोहिबिशन ये दोनों चीजें किसके लिए हैं, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलती है। याद रखिएगा कि ये दो चीज हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलती है। क्या बोलती है, देखिए सर्ट्यूररी और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में बोलती है कि भैया आपने ये किया कैसे, आप अपने पावर से एक्सीड कैसे कर रहे हो, आपको करना नहीं है, ये आप क्या करो, हमें दे दो। मतलब कि ये आपके पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं था, इसका आपके पास न्याय क्षेत्र नहीं था। प्रतिषेध यानी कि न्याय क्षेत्र से आप बाहर नहीं जाते। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, हाई कोर्ट अपने जूनियर कोर्ट को बोल सकता है, तो मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा। ठीक है, ये याद रखिए। और सेम चीज सर्ट्यूररी में भी होता है, पर सर्ट्यूररी में क्या बोलता है कि आप जो भी केस लड़ रहे हो वो केस आप मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं इसको देखूंगा। आप ये हायर कोर्ट बोलता है लोअर कोर्ट। बेसिकली पूछता है कि सर्टिफाई कर, पूछता है कि सर्टिफिकेट बताओ कि किस बेसिस पे आप ये काम कर रहे हो। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से बोलता है कि सर्टिफाई करो कि भैया ये तुमने जो केस लिया है ये केस किस बिना पे लिया है, क्या इसके फैक्ट्स जो आप देख रहे हो, इसको आपने जजमेंट कैसे पास किया, मुझे ये सही नहीं लग रहा, ये आप मुझे केस ट्रांसफर कर दो, मैं देखता हूँ। तो ये था हमारा रिट ज्यूरिसडिक्शन, जिसके माध्यम से रेमेडीज मिलती है, यानी बचाव मिलता है हमारे मौलिक अधिकार के हनन से हमें। तो ये था हमारा चैप्टर मौलिक अधिकार का। अगले चैप्टर में, मतलब अगले लेक्चर में हम देखेंगे डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य और पार्लियामेंट चैप्टर, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर है, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। चलिए आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम धीरे धीरे उसको रिवाइज करते जाएंगे। जो मैंने ट्रिक्स बताए हैं उन पर फोकस करिए तो याद हो जाएगा आपको। चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।